ये उसकी कोशिशों की इंतहा थी कि उसने मुझे कोबरा का जानशीं बनने का ख्वाब तक दिखा दिया था। निक की नाकामी का सबसे खराब और इबरतनाक पहलू ये था कि शोभराज की इज्जत और साख दाव पर लग चुकी थी। मैंने उसे अपने असल रूप में फोन करके इस संगीन हकीकत से आगाह किया था। मेरी कोशिश ये थी कि शोभराज को बेखबर रखकर अचानक रंगे हाथों दबोच लिया जाए, लेकिन उसने अव्वल खान के कत्ल का इंदिया देकर मुझे लब कुशाई पर मजबूर कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि मुझसे फोन पर बात खत्म करते ही शोभराज ने निक या टॉम से राब्ता करके उसे नए खतरे से आगाह कर दिया होगा। सफेद पोश मुजरिम जब तक जराइम की दलदल में अपनी कामयाबियों का सफर जारी रखते हैं, ये भूले रहते हैं कि जब मुआशरे में उनके मद्दाहों, दोस्तों और रिश्तेदारों को अचानक उनके स्याह करतूतों की खबर मिलेगी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इज्जत, एहतराम, रुतबा और सब कुछ पल भर में खाक में मिल जाएगा। लोग इन पर थूकेंगे, इनसे नफरत करेंगे और इनको फांसी के फंदे तक नहीं तो लंबी कैद की काल कोठरी तक जरूर पहुंचा देंगे। शोभराज ने अव्वल खान के कत्ल का इरादा जाहिर करके खुद को आर्जी तौर पर बचा लिया था। अव्वल खान की जिंदगी बचाने के लिए मुझे उसको बताना पड़ा था कि अगर अव्वल खान को कोई जिक पहुंची तो मैं उसकी मुजरिमाना शनाख्त की तशाहिर करके उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। शोभराज के लिए वो झटका नाकाबिले बर्दाश्त था। मुझे शुबा हो रहा था कि शायद उसने खौफसदा होकर पीछे हटने का फैसला कर लिया हो। वो न जाने कब से गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम कर रहा था। उसने इतना कुछ कमा लिया था कि अपनी जमा पूंजी के सहारे अपनी बाकी मांदा उम्र ऐशो इशरत के साथ गुजार सकता था। निक के पाकिस्तान से तबादले के साथ कोबरा की मसनद भी खाली होती नजर आ रही थी। निक पाकिस्तान से निकलने के बाद शायद महफूज हो जाता, लेकिन शोभराज के लिए हमारे हाथों से बचना मुश्किल था। देखना यह था कि इसका असर और सूख कब तक इसके काम आता है। अव्वल खान को अपने दफ्तर में कुछ जरूरी काम थे, फिर उसे गोपाल की तहवील के लिए जलाल के आदमियों का इंतजार भी करना था। वो वहीं रुका रहा। मैं वापस रवाना हो गया। मैं घर पहुंचा तो वहां वीरा और सुल्तान शाह का राज था। गजाला घर पर नहीं थी। मैंने दहलीज पर कदम रखते ही उसकी गैर हाजिरी को महसूस कर लिया था। वो घर पर मौजूद होती थी तो मेरे इस्तकबाल के लिए सबसे पहले दरवाजे पर आती थी। क्या बात है, गर्दन उचका उचका कर इधर उधर क्या देख रहे हो? वीरा ने मेरे तजस्सुस से लुत्फ अंदोज होते हुए पूछा। गजाला कहीं नजर नहीं आ रही, क्या वो सो रही है? मैंने मुतजस्सिस लहजे में सवाल किया। आराम से बैठो, वो भी आ जाएगी। आप जो मुझे और सुल्तान शाह को तखलिया फराम करके बाहर गई है। वीरा मेरे शाने पर हाथ मार कर बेपरवाही से बोली। मैं जल्द अज जल्द गजाला के बारे में जानना चाह रहा था, लेकिन मेरा सामना वीरा से था। मैं लगातार गजाला की रट लगाए रखता तो उसे मेरा मजाक उड़ाने का एक नादर मौका हाथ आ जाता। वैसे हर मौका को नहायत बेरहमी से इस्तेमाल करने की आदत थी। हैरत है कि घर में सिर्फ तुम दोनों हो और फिजा फिर भी पुरसुकून है। मैंने ड्राइंग रूम में बैठते हुए बादल नख्वास्ता कहा। कोई तीसरा ना हो तो हम अमनो आश्ती से रहते हैं। भीड़ होती है तो कोई ना कोई बीच मालो बनकर हमें आपस में लड़वा देता है। वीरा हंसते हुए बोली। तुम्हारे आने से पहले हम बहुत प्यार मोहब्बत के साथ दुनिया जहान की बातें कर रहे थे। इसकी बातों में ना आना, सुल्तान शाह ने बिला ताखीर एहतजाज किया। हम सिर्फ बातें कर रहे थे, इसमें प्यार और मोहब्बत का कोई दखल नहीं था। क्या बातें हो रही थी? मैंने इस बार सुल्तान शाह से पूछा। मैं गजाला के बारे में फिक्रमंद हूँ। यह मुझे अंग्रेजी फिल्मों की बेहुदा कहानियां सुना रही थी। सुल्तान शाह ने मुंह बनाकर सादगी से कहा। गजाला की तरफ से तुम्हें क्या फिक्र लाहक है? वीरा ने उससे पूछा। वो अपनी मर्जी से सलमा के पास गई है, मिलकर आ जाएगी। कौन सलमा? मैंने बेसाख्ता सवाल किया और वीरा की तेवरियों पर बल पड़ गए। आप पूछोगे कि कौन वीरा? वो तुम्हारे चहेते जहांगीर की बीवी है। उसे वहां जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? वीरा की अधूरी और गैर मुतलका बातें मुझे परेशान कर रही थी। आज उसके अंदर सोई हुई पुरानी गजाला जाग उठी है। वो सलमा की हिफाजत के लिए गई है। वीरा ने तंजिया पहराए में बताया। उसे वहां जाने की क्या जरूरत थी? इमारत के नीचे एसटीएफ के 2 गार्ड्स पहले से मौजूद हैं। वीरा इधर उधर की बातें भी हाँकती रही, मगर इन दोनों से खासी सबर आजमा गुफ्तगू के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि गजाला क्या सोच रही थी। मेरे और अव्वल खान के चले जाने के बाद इन तीनों के दरमियान सीता की जात मौजूद सुखन बनी रही। यह बात पहले ही सामने आ चुकी थी कि सीता ने अपने अगवा से पहले मुझे देख लिया था, मगर वो ये नहीं जान सकी थी कि मैं ही डैनी था। होटल की पार्किंग में इस वक्त मेरे साथ एसटीएफ का सर्वर था, जिसका देख लिया जाना गैर अहम था। इसके अलावा हमारे 2 घर उसकी नजरों में आ चुके थे। हमारे घर पर हिफाजत का ऐसा फुल प्रूफ बंदोबस्त था कि सीता वहां से बचकर नहीं निकल सकती थी। लेकिन जहांगीर के घर का मामला मुख्तलिफ था। वो एक कसीरुल मंजिला इमारत के फ्लैट में रहाइश पजीर था। सर्वेयर के रूप में आने वाली लड़की के वाक़े के बाद इमारत में यह असूल नाफिज हो चुका था कि मुतलका अहले खाना से इंटरकाम पर इजाज़त लिए बगैर किसी अजनबी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही वहाँ एसटीएफ के 2 मुहाफिज मामूर कर दिए गए थे, जिनमें एक सिक्योरिटी काउंटर पर मौजूद रहता था, दूसरे की ड्यूटी बाहर होती थी। वो इंतजामात बहुत माकूल थे।
सीता इमारत के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हो सकती थी। गजाला को शुबा था कि सीता अपना अगला कदम बहुत तेजी से उठाएगी। ब्लैक हैट्स ने मैदान में आते ही जिस फुर्ती का मुजाहिरा किया था, इसकी रोशनी में सीता से किसी सुस्ती की तवक्का करना हमाकत के मुतरादिफ था। इसके लिए जहांगीर का घर एक बेहतर और सहल टारगेट था। ब्लैक हैट्स ने जिस एतमाद के साथ एक लड़की को इनके घर भेजा था, इससे जाहिर हो गया था कि उन्होंने जहांगीर के घर का सुराग लगाने के साथ इसके मामूलात का भी पता चला लिया था और शायद जहांगीर के साथ साथ सलमा को भी देख लिया था। गजाला जानती थी कि घर का सौदा सुलफ लाने की सारी जिम्मेदारी सलमा के सर थी। जहांगीर बहुत कम अपने फ्लैट से बाहर निकलता था, ज्यादातर घर पर पड़ा ईंटता रहता था। उसे डर था कि सलमा अपने मामूल के मुताबिक किसी काम से बाहर निकली और उस वक्त सीता बाहर खात में हुई तो दुनिया की कोई ताकत सलमा को अगवा होने से नहीं बचा सकती थी। वो ख्याल आते ही गजाला ने सलमा को फोन किया और उसे ताकीद की कि वो 1-2 रोज के लिए खुद को फ्लैट में महदूद रखे। बाहर निकलने की सूरत में कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता था। सलमा से उसे पता चला कि वो पिछले रोज बाजार नहीं गई थी। घर में बुनियादी जरूरत की कई अशिया खत्म हो चुकी थीं। इस शाम इसका बाहर निकलना नागुज़ीर था। बाहिमी तबादला ख्याल के बाद गजाला कायल हो गई। उसने सलमा को किसी की आमद तक घर में रुकने की ताकीद की थी। गजाला की ख्वाहिश थी कि सलमा को बाजार में खरीदारी करवाने का काम वीरा सर अंजाम दे ले, लेकिन वीरा को सलमा एक आंख पसंद नहीं थी। जहांगीर महनूज था और दिल खोलकर उसकी तारीफें किया करता था। वीरा उसे बहुत पसंद करती थी। उसने 10 नापसंदीदा तबसरों के साथ गजाला की ख्वाहिश मुस्तरद कर दी और यूं गजाला खुद घर से निकल खड़ी हुई। वो काउंटर पर चंद सानियों तक रुकने के बाद ऊपर पहुंची तो सलमा उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे खोले खड़ी थी। मेरे साथ सलमा की बेतकल्लुफी की वजह से गजाला भी उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी दानिश में वो मामला उसकी जाती पसंद या नापसंद से ज्यादा संगीन था। वो सलमा के हाथ में हाथ डाले अंदर पहुंची तो जहांगीर शेव बनाकर करीने के कपड़ों में मलबूस था। आओ भाभी, आज तो किसी बहाने इस घर के नसीब चाह गए हैं कि तुम यहाँ आई हो। हमारा यार डैनी कहाँ है? उसने अपनी जगह से एहतरामन उठकर कहा। हमेशा की तरह वो आज भी मसरूफ हैं। मैं मुश्किल से वक्त निकाल कर आई हूँ ताकि सलमा के साथ बाजार तक जा सकूं। अरे तुम तो खड़ी हुई हो, बैठ जाओ। वो मुसर्रत से खिला पड़ रहा था। उसे सलमा की तरफ देखा। खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जल्दी से ड्रिंक्स ले आओ। मैं ड्रिंक नहीं करती। जहांगीर का मूड देखकर गजाला बौखला गई। वो बेसाख्ता हंस पड़ा। मुझे मालूम है, मैं सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा था। जाओ, तुम अभी तक खड़ी हो। आखिरी फिक्रा उसने अपनी बीवी से कहा था। गजाला ने मेरा हाथ सख्ती से थाम लिया है। सलमा ने बेबसी से अपना हाथ उठाया जो गजाला की गिरफ्त में था। मैं जल्दी में हूँ, टैनी किसी भी वक्त घर आ जाएंगे और मुझे ना पाकर परेशान होंगे। गजाला ने जल्दी से वजाहत की। बाजार से वापसी पर मैं नीचे से ही लौट जाऊंगी। हम दोनों फुर्सत में फिर कभी यहाँ आएंगे। मायूसी से जहांगीर का मुंह लटक गया। पता नहीं तुम दोनों किन चक्रों में पड़े रहते हो। टैनी हमेशा वादे करके टाल देता है, इधर नहीं आता। अगर तुम इतनी ही मसरूफ थी तो मुझसे फोन पर कह देती, मैं सलमा को बाजार ले जाता। हाँ, तुम ऐसे ही सादतमंद हो। सलमा जले कटे लहजे में बोली। पता नहीं तुम मेरे साथ बाहर निकलने में क्यों शर्माते हो। गजाला को फोन पर वादा करके टाल देते और मुझे अकेला बाहर हाँक देते। अगर बाहर वाकई कोई खतरा है तो तुमने तो यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। सलमा एक खालिस खानादार औरत थी। इसमें किसी खराब सूरत हाल से निमटने का जरा भी हौसला नहीं था। जहांगीर ने शर्मा हजूरी में पेशकश की कि अगर गजाला के पास वाकई वक्त की कमी थी तो वो इस वक्त वापस चली जाए। जहांगीर उसके सामने खुद सलमा को बाजार ले जाएगा, मगर गजाला ने मुस्कुराकर उसे टाल दिया। वो मुझसे जहांगीर की सुस्ती और काहली के किस्से सुनती रहती थी। अपने शानदार माजी को शराब की लातादाद बोतलों में दफन करके वो महज एक नुमाइशी वजूद बनकर रह गया था। जरूरत पड़ने पर अपने किसी चुस्तो चालाक हरीफ से भरपूर मुकाबला करना उसके बस से बाहर था। गजाला को इन बातों का पूरा इदराक था। वो वहां तक पहुंच ही गई थी तो इन दोनों को इनके हाल पर छोड़कर कोई नागहानी खतरा मोल नहीं ले सकती थी। इसके लाशऊर में ये एहसास पूरी तरह शिद्दत के साथ पेवस्त था कि वो दोनों अपने माजी से तायब होकर शराफत और ईमानदारी से नई जिंदगी गुजारने की कोशिशें कर रहे थे। लेकिन मुझसे गहरी दोस्ती की बिना पर जहांगीर आए दिन किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता रहता था। हद ये थी कि इन्हीं खतरात की वजह से सलमा ने अपने अकलौते बेटे को लाहौर में अपने मेके में छोड़ा हुआ था। हमारी वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात में इन दोनों की भरपूर मदद करना हमारा फर्ज था। वो दोनों फ्लैट से निकली और फिर सलमा की कार में बाजार की तरफ निकल गईं। बाजार वहां से ज्यादा दूर नहीं था। हल्की फुल्की खरीदारी के लिए सलमा टहलती हुई वहां जा निकलती थी। यह तजवीज गजाला की थी कि जब तक खतरा सर पर मंडलाता रहे सलमा को पैदल निकलने से गुरेज करना चाहिए। फिजा में धुंधलका फैलने के बाद वो एहतियात से ज्यादा जरूरी थी। बारौनक बाजार की कुशादा दुकानों में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, फिर भी गजाला चारों खूंट चौकस थी। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसे कहीं सीता की झलक नजर आ जाए।
तो वो उसे लपक कर दबोचे और बेबस करके घर ले आए। लेकिन वहां मैदान साफ था। मुख्तसर लेकिन अहम खरीदारी के बाद वो दोनों वापस हो ली। सलमा ने गजाला को बाहर ही गाड़ी के करीब उतार दिया। गजाला दरवाजे का कुफल खोलकर इत्मीनान से ड्राइविंग सीट पर बैठी, इंजन स्टार्ट किया और सलमा की तरफ हाथ लहराकर आगे रवाना हो गई। गजाला ने सर्विस रोड से मेन रोड पर आने के लिए गाड़ी घुमाकर रोकी ही थी कि अचानक अकब से एक धीमी आवाज आई, मेरे हाथ में भरी हुई गन है, तुमने मेरी हदायत से जरा भी इनहिराफ किया तो पल भर में इसकी 7 गोलियां तुम्हारे बदन में उतार दूंगी। वो निस्वानी आवाज सुनकर गजाला के पूरे वजूद में सनसनी की लहर सरायत कर गई और इस ख्याल से उसके रूंगटे खड़े हो गया कि सलमा को किसी नागहानी आफत से बचाने के चक्कर में वो खुद एक बदतरीन अजाब से दो चार हो चुकी थी। तुम कौन हो और क्या चाहती हो? गजाला के होंठों से गैर इरादी तौर पर ससराती हुई आवाज बरामद हुई। तुम्हारी दोस्त नहीं हूं, गाड़ी मेन रोड पर लेकर आगे से वापस क्लिफ्टन की तरफ घुमा लो। पीछे से दोबारा आवाज आई, इस ख्याल में ना रहना कि मैं अब भी तुम्हारे पीछे पायदान में तुपकी हुई हूं और मुझे रास्ता नजर नहीं आएगा, मैं सीट पर आ चुकी हूं। गजाला की नजरें अकबनुमा आईने की तरफ उठ गईं। गिरदोपेश की रोशनियों के इनेकास में उसने देखा कि वो भरे भरे पुरकशिश चेहरे वाली एक जवान औरत थी। ये न समझना कि मैं खाली धमकी दे रही हूं। औरत के इन अल्फाज के साथ ही गजाला के दाहिने पहलू में गन की सख्त आईनी नाल चुभने लगी। ये इशारिया 4-4 की खौफनाक गन है जो इतने करीब से तुम्हारे बदन के चीथड़े उड़ा देगी। गजाला इब्तदाई झटके से समझ चुकी थी। घर से निकलते हुए उसके जहन के किसी नेहा खाने में यह अंदेशा मौजूद था कि सीताकांत ने बहुत ज्यादा तेजी दिखाई तो इसकी वो मुहिम खतरनाक भी साबित हो सकती है। इस अंदेशे के पेश नजर वो खाली हाथ नहीं निकली थी। उसके शोल्डर बैग में भी भरा हुआ रिवाल्वर मौजूद था जो सीता की पहल की वजह से कम से कम इस वक्त नाकारा था। गजाला को हैरत थी कि सीता ने उसे कब देखकर पहचान लिया था और कैसे उसकी कार में छुप कर बैठ गई थी। उसके जहन में कुलबुलाने वाले अंदेशों का महवर सलमा की जात रही थी। गजाला ने यह सोचा भी नहीं था कि सीता सलमा को नजरअंदाज करके बराह रास्त उस पर हाथ डाल देगी। एक मकाम पर ट्रैफिक कदरे कम था। सीता बहुत तेजी के साथ पीछे से उचक कर गजाला के बराबर वाली सीट पर आ गई। इसके दाहिने हाथ में दबी हुई गन वाकई खौफावर थी। वो यकीनी तौर पर वही गन रही होगी जो सीता ने गुलाब खान के बेटे सरबुलंद खान से छीनी थी। गजाला को मालूम था कि वो गुलाब खान के घर से कैसी बेसरो सामानी के आलम में फरार हुई थी। हकीकत ये थी कि वो पिछली शाम से मुसलसल परेशान कुन हालात का सामना कर रही थी। पहले उसे होटल की पार्किंग से अगवा किया गया। वो कई घंटों तक STF के एक सेल में कैद रही, लेकिन उसका हौसला बरकरार रहा। वो रात के वहां से भागकर किसी न किसी तरह सरबुलंद के घर पहुंची तो मैं सुल्तान शाह के साथ वहां पहुंच गया। वहां उसके घेर लिए जाने के मुकम्मल इम्कानात थे, मगर वो अपनी हाजिर दिमागी के सबब वहां से भी साफ बच निकली। 12 घंटों से भी कम मुद्दत में 2 मरतबा फरार की राह इख्तियार करने के महज चंद घंटों बाद उसका मुसल्लह होकर पूरी तैयारी के साथ जहांगीर के घर के करीब पहुंचना हैरान कुन था। गजाला का जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। उसे यकीन था कि सीता ने बिल्डिंग में दाखिल होकर किसी फर्जी नाम से जहांगीर के घर पहुंचने की कोशिश की होगी, जो ऊपर से इजाजत न मिलने की वजह से कामयाब नहीं हो सकी। काउंटर से आने वाला फोन जहांगीर और सलमा के लिए इस कदर गैर अहम था कि उन्होंने गजाला से उसका जिक्र तक नहीं किया। सीता बाहर आकर कोई नया दाव आजमाने की तदबीर सोच रही थी कि अचानक गजाला वहां पहुंच गई। वो एक मरतबा सलमा के साथ बाजार तक गई, लेकिन सीता ने दोनों को नहीं छेड़ा। वापसी पर उसने ताक कर गजाला को अपना निशाना बनाया था। वो परेशान थी कि सीता ने उसे कैसे पहचान लिया। इसका अपना रिवाल्वर बैग में बंद था, लेकिन सीता की गन किसी भी लम्हे शोला उगलने के लिए तैयार थी। इस वक्त गजाला के लिए सीता की हदायत की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। उसे ज़ेर करने की बस एक ही सूरत थी कि गजाला देख भाल कर कहीं कोई ऐसा जोरदार हादसा कर डाले कि सीता अपना तवाजुन खो बैठे और गजाला उसके संभलने से पहले उसे ज़ेर करके उसकी गन छीन ले। रफ्तार मामूल पर रखो, जरा सा भी हादसा हुआ तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। सीता उसके बाएं घुटने पर गन की नाल से हल्की सी जर्ब लगाकर गुर्राई। गजाला को खौफ महसूस होने लगा। यूं लगा था जैसे सीता ने उसके जहन को पढ़ लिया हो। इस वक्त डैनी कहाँ मिलेगा? चंद सानियों के सकूत के बाद सीता के इस टेढ़े सवाल ने गजाला को बुरी तरह चौंका दिया। कौन डैनी? मैं किसी डैनी शैनी को नहीं जानती। गजाला ने हौसले से काम लेकर बरहमी का मुजाहरा किया। सीता के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट तैरने लगी और वो धमकी अमेज लहजे में बोली, मुझसे यह अदाकारी नहीं चलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा नाम गजाला है और तुम डैनी की बीवी हो। आज मेरे सितारे अच्छे थे कि तुम मुझे नजर आ गई और मैंने अपना पहला प्रोग्राम मंसूख कर दिया। देखो, तुमको कोई संगीन गलतफहमी हुई है। मेरा नाम रुखसाना है। इस बार सीता ने जोर से गन की नाल गजाला के घुटने पर मारी और उसकी जान निकल गई। सीता कड़वे लहजे में बोली, मुझसे झूठ मत बोलो। वीराने में पहुंचने के बाद मैं तुम्हारा जोड़ जोड़ इस तरह चटखा दूंगी। मैंने दिल्ली में तुम्हें बहुत करीब से देखा था। वहां तुम मजर खान की गर्लफ्रेंड ही बनी हुई थी।
यह हमें बाद में मालूम हुआ कि मजर ही डैनी था। यह मेरी बदकिस्मती थी कि मैं उसे नहीं देख सकी, लेकिन तुम्हारा एक एक नक्श मेरे जहन में महफूज है। गजाला का दम खम जाता रहा। अगर सीता उसे दिल्ली में देख चुकी थी तो उसे धोखा देना मुश्किल था। बोलो। इस बार सीता ने बेरहमी से गजाला की पसलियों में नाल चुभ हुई थी। तुम गजाला हो या नहीं? मुझे याद नहीं कि मैंने दिल्ली में कहीं तुम्हें देखा हो। गजाला ने बराह रास्त एतराफ करने में सुबकी महसूस करते हुए धीरे से कहा, हम लोग बिला जरूरत किसी को नजर नहीं आते। तुम लोगों ने कल शाम से मेरा हशर खराब किया हुआ है। मैं अपने बदन पर 3 बदस्त मर्दों का नागवार बोझ सह चुकी हूँ। मैं तुमसे गिन गिन कर सारे बदले लूंगी। पहले यह बताओ कि डैनी कहाँ है? गजाला ने अपने खुश्क होते हुए होंठों पर जुबान फेरी, कनकियों से सीता की तरफ देखा तो अपनी जगह मुस्तैद थी। इसकी निगाहें गजाला के चेहरे पर मरकूज थी। वो कराची में है। कहाँ है ये मैं नहीं जानती, उसने शिकस्त खोरदा आवाज में कहा। वो अपने शब रोज ज्यादातर वीरा के साथ गुजारते हैं। वीरा? वो गंदी कुतिया भी मारी जाएगी। मुझे उसकी भी तलाश है। ये कैसे हो सकता है कि बीवी को अपने अय्याश शौहर के इशरत कदे का इल्म ना हो? आमतौर पर यही होता है। अपने अल्फाज का असर देखते हुए गजाला ने अपनी आवाज पर मायूसी तारी कर ली। आवारा औरतें जब किसी शादीशुदा मर्द पर हाथ साफ करती हैं तो सबसे पहले उसे एक महफूज ठिकाना फराहम करती हैं जो बीवियों की पहुंच से बाहर होता है। मर्द कितना ही अयाश और बेगैरत हो, अपनी बीवी के बारे में बहुत ही सास होता है। मुझे अपने घर का पता और फोन नंबर बताओ। हाँ, आगे से गाड़ी बाईं तरफ मोड़ लेना। सामने समंदर ठाठे मार रहा था। गजाला ने साहिली दीवार के साथ बनी हुई मैरीन ड्राइव पर गाड़ी मोड़ ली। इसने सीता के सवाल का जवाब गोल कर दिया था। मैं कह रही हूं कि मुझे अपने घर का पता और फोन नंबर बताओ। सीता ने सख्त लहजे में अपना फरमान दोहराया। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो दोनों वहां नहीं है, गजाला ने बेबसी से कहा। अखबारों में इश्तिहार आने के बाद कहीं चुप गए हैं। वो कहाँ है ये सुराग लगाना मेरा काम है। तुमसे जो कहा जा रहा है वो करो। सीता को राय। गजाला ने बस लम्हा भर के लिए सोचा और फिर फेडरल बी एरिया का एक फर्जी पता और फोन नंबर तुरा दिया। गुड, यह तफसील मेरे जहन नशीं हो गई। मैं जो बात एक मरतबा नोट कर लेती हूँ उसे मुद्द तो नहीं भूलती। गजाला का जवाब सुनकर वो खुश हो गई। अब मैं तुम्हें मारकर साहिल की नर्म रेत में कहीं दबा दूंगी और फिर तुम्हारे घर फोन करके बताऊंगी कि तुम मेरी कैद में हो। देखती हूँ कि डैनी मुझसे कब तक बचेगा। अभी तुम मुझसे बदला लेने की बात कर रही थी, अब मारने? गजाला ने बुखलाए हुए लहजे में एहतजाज करना चाहा, लेकिन सीता ने उसकी बात उड़ा दी। मैंने अभी अभी इंसाफ की तोप बनने का फैसला किया है, क्योंकि मैं मजलूम बीवियों की हमदर्द हूँ। सीता तरंग में आकर कह रही थी, मैं मरने से पहले तुम्हें कोई और दुख नहीं दूंगी। तुम्हारा मर्द हर जाई है तो तुम्हें सुकून से मर जाना चाहिए, ताकि तुमको रोज रोज के इस रोग से छुटकारा मिल सके। मैं अपने सारे बदले वीरा से लूंगी जिसने तुम्हारा सुहाग लूटा है। मैं इस आरामजादी को नंगा करके कराची की किसी मसरूफ सड़क पर भगाऊंगी और फिर उसे कुचल दूंगी या गोलियां मार दूंगी। मेरी असल लड़ाई भी डैनी और वीरा से है। गजाला अपनी हिकमत अमली तय कर चुकी थी, उसे बस जरा सा फासला और तय करना था। उसने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम वीरा के साथ जो सलूक चाहो करो, मगर डैनी को माफ कर दो। वो बुरे नहीं हैं, दिलो जान से मुझे चाहते हैं। उन्हें वीरा ने बिगाड़ कर गलत राह पर डाला है। हर बुरा आदमी किसी न किसी का महबूब होता है। डैनी भी ऐसा ही है। इस जैसे खूनी दरिंदे को आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। सीता अपना जुमला पूरा नहीं कर सकी। बातों के रो में वो बस जरा से गाफिल हुई थी। गजाला साहिल की रौनकों को बहुत पीछे छोड़ाई थी। उसने यकयक गाड़ी कच्चे में उतार दी। हचकोला इतना शदीद था कि सीता उछल कर गाड़ी की छत से जा टकराई। उसकी गन उसके हाथ से निकल चुकी थी। छत से सर टकराने के बाद सीता दोबारा नशिस्त पर आने न पाई थी कि गजाला ने पूरे ब्रेक लगा दिए। इस बार सीता का धड़ सख्त डैशबोर्ड से और चेहरा पूरे जोर में विंडशील्ड से जा टकराया। उसके हल्क से बेसाख्ता एक चीख आजाद हो गई, फिर उसके मुंह से मुगल्लजात का एक तूफान बह निकला।